हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। साथ में ही आप सबको जैसा कि पता है कि हम वीकली अपनी रिवीजन की क्लास लेकर आते हैं, तो हमने वीक में जो कुछ पढ़ा उसका वीकेंड में रिवीजन करते हैं। तो हम बात करेंगे इस क्लास में 16/10 से लेकर 22/10 तक के करंट अफेयर जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले डेज के बारे में बात करेंगे। तो देखो, गरीबी उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात को याद रख लेंगे। और इस बार की जो थीम थी सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना, इस थीम के साथ हमने ये डे मनाया था। इसके बाद विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे एक ऐसा दिन है जिसको लगभग 150 देश मिलकर मनाते हैं। और हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो खाद्य संगठन है उसकी स्थापना भी 16 अक्टूबर को करी गई थी, जिसके इस स्थापना के अवसर को बनाने के लिए ही हम विश्व खाद्य दिवस या वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं हर साल 16 अक्टूबर को। साथ में थीम क्या थी? तो जल ही जीवन है, जल ही भोजन है और किसी को पीछे न छोड़ें। इस थीम के साथ हमने 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया है। 16 अक्टूबर के दिन हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी जो हमारा NSG है उसका 39th नंबर का जो राइजिंग डे है वो हमने सेलिब्रेट करा है। और साथ में ही अगर मैं NSG के बारे में बात करूं तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो हरियाणा का जो गुरुग्राम है वहाँ का जो मानेसर है वहाँ पर आपको इसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा, जिसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। ओके, बात कर लेते हैं आसाम के बारे में। तो देखो, आसाम में बिहू पर्व मनाया जाता है और हर साल 3 बार इस पर्व को वहां पर मनाया जाता है। और 3 बार जब ये मनाया जाता है तो इसका नाम भी अलग अलग होता है। उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो जनवरी का महीना है उसमें बिहू मनाया जाता है, फिर अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और उसके बाद जो है अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तो इस बार जो अक्टूबर के महीने में मनाया गया है उसका नाम है काटी बिहू और ये 18 अक्टूबर को मनाया गया है। ओके, क्लियर? अच्छा देखो, माघ का महीना यानी कि जो जनवरी का महीना होता है उसमें जो हम बिहू मनाते हैं उसको भोगाली या माघ बिहू कहते हैं। और अप्रैल के महीने में जो हम बिहू मनाते हैं उसको रोगाली या बोहाग बिहू कहते हैं। तो इस बात को याद रख लेंगे। ओके, आसाम का सबसे ज्यादा फेमस त्योहार है ये और एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व आघात दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड ट्रामा डे मनाया जाता है हर साल 17 अक्टूबर को। ओके, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस हमने मनाया, लेकिन भारत का जो हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? तो 29 जून को मनाते हैं। इस बात को याद रख लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेंगे। 20 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल शेफ डे मनाया था। और इस बार का जो 2023 का अभियान है उसकी थीम क्या थी? तो बढ़ते महान रसोइये, इस थीम के साथ हमने इसे मनाया था, जिसको डॉक्टर बिल गैलाघेर ने स्टार्ट किया था। ओके, 20 अक्टूबर को हम विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाते हैं, यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं उसको मजबूत करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए दिन मनाया जाता है, बेहतर हड्डियों का निर्माण। इस थीम के साथ हमने ये डे मनाया है। साथ में पुलिस कर्मियों की याद के लिए हम 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं भारत में, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, 21 अक्टूबर को आजाद हिंद सरकार का हमने स्थापना दिवस मनाया है, 80वां। ओके, और आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा करी गई थी 1943 में सिंगापुर में। और इसी समय इन्होंने नारा दिया था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस थीम के साथ हमने ये मनाया है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 21 अक्टूबर को। ओके, आयोडीन की जो मात्रा है, एक खनिज है वो, और हमारे शरीर के, हमारे मानसिक विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए पूरी दुनिया में 21 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। और भारत में 1992 से ही नमक में आयोडीन की मात्रा सुनिश्चित कर दी गई थी, जिससे कि सभी भारतीयों के शरीर में आयोडीन की मात्रा अपने आप खाने के माध्यम से पहुंच। देखिए, 22 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हकलाने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हकलाना जागरूकता दिवस, जिसको इंटरनेशनल स्टर्डिंग डे के रूप में हम मनाते हैं हर साल 22 अक्टूबर को। इस बात को देखिए, शतरंज अंडर 20 का विश्व चैंपियन कौन बन गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये 17 साल के हैं सिर्फ, और महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है रौनक साधवानी। तो रौनक साधवानी ने अंडर 20 का जो ये विश्व चैंपियनशिप है वो जीत लिया है, इस बात को
बधाई भी दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के बारे में बात करेंगे। उनके द्वारा वियतनाम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो वियतनाम और भारत के बीच में जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और जो एक विदेशी जो संबंध है वो लगभग 2000 साल पुराना है। ओके। अच्छा, यहाँ पर जयशंकर जी गए और वहां पर उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी वियतनाम की यात्रा पर गए थे और 3 साल तक ये वियतनाम में रहे थे। तो इन यहाँ पर जो वियतनामी भाषा में इनकी जो रचना थी गीतांजलि, उसका अनुवाद भी किया गया है। और इनकी जो विचारधारा थी, इनकी जो सोच थी, उसका साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभाव वियतनाम पर पड़ा था। ओके, तो ये वियतनाम के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। इसके बाद भारत किस आगामी ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा? तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी जो 141 नंबर का जो ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए भारत में ही इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई का जो जियो वर्ल्ड सेंटर है वहां पर किया गया था। तो जब ये उद्घाटन किया गया तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2036 में भारत जो है ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी पेश करेगा। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 1983 में ओलंपिक गेम्स भारत में हुए थे नई दिल्ली में, और उसके बाद अभी तक नहीं हुए हैं ओलंपिक्स भारत में। ओके, क्लियर। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, IREDA में वित्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, शक्ल से भी पहचान लो, और स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है बीके मोहंती। तो बीके मोहंती डायरेक्टर बन गए हैं IREDA के। क्लियर। पंजाब के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो देखो, पंजाब का जो हरिदासपुर है ना, तो वहां पर एक गांव है जिसका नाम है नवा पिंड सरदारा। नवा पिंड सरदारा को पर्यटन गांव के रूप में, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कार दिया गया है। इस बात को याद रख लेंगे। पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देखो, ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये 3D प्रिंटेड है, और इसके पहले बेंगलुरु में डाक ऑफिस, एक डाक कार्यालय का निर्माण किया गया था 3D प्रिंट में। और ये दूसरा 3D प्रिंटेड इमारत है, इसका उद्घाटन अभी किया गया है। कहाँ पर? केरला के तिरुवनंतपुरम में। याद रख लेंगे इस बात को। केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की बात की गई थी? तो इसके बारे में हमने काफी चर्चा करी थी। 23 अगस्त का दिन, जिस दिन जो हमारा चंद्रयान 3 है वो कहाँ पर पहुंचा था? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में लैंड हुआ था। और जो हमारा लैंडर है और साथ विक्रम और साथ में रोवर, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसकी याद में ही 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, इस बात की घोषणा करी गई है और इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, केंद्र सरकार के द्वारा APARID किसके लिए शुरू की गई? तो ये जो अपार आईडी है ये शुरू की गई है भारत के छात्रों के लिए। किसी भी स्कूल से संबंधित हो बच्चा, प्राइवेट से, सरकारी से, उसको ये यूनिक आईडी दी जाएगी। जैसे ही ये आईडी फिट की जाएगी, इस आईडी के माध्यम से बच्चे की प्रॉपर जो जानकारी है वो उपलब्ध होगा। बच्चे का रिजल्ट, उसके सर्टिफिकेट, मतलब जो कागजों का लोड हम बच्चों के ऊपर डाल देते हैं, उसकी जगह इस अपार आईडी में ही सारा डिटेलिंग बच्चों के द्वारा कर दिया जाएगा। तो ये किसके लिए किया गया है? तो भारत के छात्रों के लिए किया गया है और इसको स्टार्ट कर दिया गया है भारत में। देखिए, भारत के बाहर किस स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सबसे पहले ये जो प्रतिमा है डॉक्टर अंबेडकर की है, इसकी ऊंचाई 19 फीट की है और इसको बनाया है राम सुतार ने। राम सुतार वही व्यक्ति है जिन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, जो नर्मदा घाटी के पास है, उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। और जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बनाई गई, इसका नाम रखा गया है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी। ओके, याद रख लेना, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी। तो इसका उद्घाटन किया गया है अमेरिका के मैरीलैंड में, इस बात को याद रख लेंगे। आरबीआई ने यूनियन बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई के द्वारा, जैसा कि हम सबको पता है कि जो बैंक से अगर किसी भी नियम कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है आरबीआई की तरफ से। तो ये जो जुर्माना है लगाया गया है 1 करोड़ रुपए का यूनियन बैंक पर। और अभी काफी ज्यादा हमने पिछले हफ्ते में ये पढ़ा कि कई सारे ऐसे बैंक थे जिनके ऊपर कई सारे ऐसे बैंक है जिसके ऊपर आरबीआई ने जुर्माना लगाया हुआ है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, पूर्व कांग्रेस नेता रहे हैं, इनका निधन हो गया है, इनका नाम पूछा जा रहा है। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे, कांग्रेस की सरकार से बिलोंग करते थे। इनका नाम है मनोहर सिंह गिल और 86 साल की उम्र में मैक्स हॉस्पिटल में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया है।
ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम है सिद्धार्थ मृदुल और इनको मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पोलैंड के संसद चुनाव में किसके नेतृत्व वाली पार्टी को जीत हासिल करी है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम है डोनाल्ड टस्क और ये यूरोपीय संघ वहां की जो पार्टी है उसे बिलोंग करते हैं, उसके नेता हैं, उसके अध्यक्ष हैं। तो इनकी पार्टी ने जीत हासिल करी है पोलैंड में और इन्होंने महिलाओं के विषयों को लेकर जो एक चुनाव है वो लड़ा था और महिलाओं को गर्भपात से संबंधित जो वहां पे नियम कानून थे उससे रिलेटेड इन्होंने आवाज उठाई और इसीलिए सबसे ज्यादा मतदान महिलाओं के द्वारा किया गया। लगभग 73% महिलाओं ने मतदान किया है और इस बार जो महिलाओं के मतदान का रेट है वो पुरुषों के भी मतदान से ज्यादा है, इस बात को याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किए गए गरबा सॉन्ग का क्या नाम है? तो जैसा कि 15 अक्टूबर को नवरात्रियां स्टार्ट हुई हैं, तो 15 अक्टूबर के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गरबा सॉन्ग है उसको रिलीज किया गया है और इसका नाम था माडी। क्या नाम था? माडी। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का जो ये आयोजन है ये मुंबई में किया गया है और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये तीसरी समिट है जो हो रही है। ओके, उच्चतम न्यायालय के कितने जजों की पीठ द्वारा चुनावी बॉन्ड केस की सुनवाई करी जाएगी? तो चुनावी बॉन्ड क्या है? तो एक तरीके से हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको जो चंदा दिया जाता है ना, तो जो चंदा दिया जाता है वो चुनावी बॉन्ड के रूप में दिया जाता है। तो इसके ऊपर किसी ने याचिका दायर करी थी और याचिका दायर करने के बाद इसकी सुनवाई के लिए ये कहा गया चंद्रचूड़ जी के द्वारा, जो हमारे प्रमुख सीजीआई हैं, उन्होंने कहा कि 5 जजों की पीठ बिठाई जाएगी और उसके बाद ही इस पर जो जजमेंट है वो दिया जाएगा। तो इसकी जो सुनवाई है वो 30 अक्टूबर को होने वाली है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्पेस ऑन व्हील्स यानी ऐसी प्रदर्शनी जो व्हील्स पर चलेगी, यानी एक बस है जिसमें जो हमारे देश के युवा हैं, छात्र हैं, ये बस चारों तरफ घूमेगी हमारे देश में और जहां जहां ये जाएगी वहां के युवाओं को, वहां के लोगों को शिक्षित करेगी, स्पेस के बारे में बताएगी, चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बताएगी। तो ये समझौता किया गया है विज्ञान भारती के साथ में। भारत और ब्रिटेन ने पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित करी? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में ये पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता है और ये आयोजित करी गई है नई दिल्ली में। ओके, इजराइल के हाइफा बंदरगाह के लिए व्यापार निरंतरता योजना किसने तैयार की है? तो देखो, जो हाइफा बंदरगाह है उसको अडानी समूह तैयार कर रहा है भारत का और उसी का जो एक डिपार्टमेंट है, उसकी एक जो ब्रांच है जिसका नाम है APSEZ, इसके द्वारा इस व्यापार की निरंतरता बनी रहे और जो हाइफा बंदरगाह है वो लगातार काम करता रहे, इसके ऊपर देखरेख करी जा रही है। तो याद रख लेंगे। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको APSEZ कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी और ये हमारे जैसा कि केंद्रीय मंत्री हैं और हम इनको जानते हैं कि ये परिवहन मंत्री हैं, हमारे देश के सड़क निर्माण मंत्री हैं। तो इनकी जीवनी पर एक फिल्म बनाई जा रही है, उसका नाम पूछा जा रहा है क्या है? तो इनकी जीवनी पर जो फिल्म बन रही है उसका नाम है गडकरी एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया और ये मराठी भाषा में बनेगी और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक सामान्य नागरिक से ये नेता बनते हैं और किस तरीके से ये केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट बात करेंगे। भारत राष्ट्र समिति को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखो, जो भारत राष्ट्र समिति है इसको पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था। इसके मुखिया कौन है? तो तेलंगाना के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो चंद्रशेखर राव, ठीक है ना, वो इसके मुखिया हैं। सबसे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति का निर्माण ही इस बेस पर किया गया कि तेलंगाना को एक स्टेट बना दिया जाए, आंध्र प्रदेश से अलग करके, और हैदराबाद इसकी राजधानी बनेगी। इस मोटिव के साथ इसका निर्माण किया गया था। तो अब इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या है? भारत राष्ट्र समिति है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, अहमदाबाद के पेरी शहरी क्षेत्रों में सुधार के लिए एशियाई बैंक के द्वारा कितने निवेश की बात की गई है? तो देखो, एशियाई विकास बैंक यानी जिसको हम ADB कहते हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा और $181 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है।
श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था और मैंने बताया था कि भारत का ये पहला ऐसा राज्य है जो श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कर दिया। और ये जो राज्य है हमारे देश का, उसका नाम है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन है। अच्छा, इन्होंने 3 क्राइटेरिया बनाई है। एक, जो सबसे बड़े शहर हैं जहां पर जो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, यानी कि लाइफ स्टाइल थोड़ी महंगी है। और इसके बाद इन्होंने लिया नगर निगम को, नगर पालिका वाले क्षेत्र को, वहां पर अलग पैसे दिए जाएंगे जो लेबर्स हैं उनको काम करने के लिए। और इसके बाद गांव और दूर दराज वाले इलाके हैं। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है। तो भारत में जो महिलाएं हैं उनका श्रम शक्ति में जो योगदान है वो 37% है। नोबेल शांति पुरस्कृत फिनलैंड के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है। तो देखो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये नोबेल शांति पुरस्कृत हैं, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं, फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। और जो दुनिया के मामले थे उसमें कुछ ऐसे मामले में इन्होंने शांति कायम रखने की बहुत कोशिश की है, मामलों को सुलझाने का बहुत काम किया है। इनका नाम है मार्टी अहतिसारी। ओके, युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। तो देखो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये रेलवे से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है आशुतोष शर्मा। और युवराज सिंह ने सबसे तेज अर्धशतक लगाया था, यानी कि 50 रन बनाए थे T20 वाले मैच में, जिसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है आशुतोष शर्मा के द्वारा। ओके, भारत ने एशियाई पैरा खेलों में कितने सदस्यों का दल भेजने का निर्णय लिया है। तो देखो भारत की तरफ से, जैसा कि हम सबको पता है कि अभी एशियाई गेम्स हो रहे थे चाइना में, कब से कब तक, तो अब 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हुए हैं। ओके, चाइना के हांगझू में हुए हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर पैरा ओलंपिक गेम्स भी होंगे, तो इसके लिए भारत की तरफ से जो टीम जाएगी वो 446 सदस्यों की टीम जाएगी, जिसमें से 301 हमारे खिलाड़ी हैं। ओके, बाकी इनके कोच हैं, इनके संरक्षक हैं, बाकी इनका जो ध्यान देंगे वो सारा मिला के 446 लोगों की जो टीम है वो जाएगी चाइना। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्वच्छ भारत स्वस्थ त्योहार अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो ये जो अभियान है ये शुरू किया गया है स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार उत्तर प्रदेश में। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, फिर दशहरा होगा, फिर दीपावली होगा। तो इस अवसर पर जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने ये कहा कि हमारे मंदिर का जो आसपास का एरिया है वो साफ होना चाहिए। तो इस बात को लेकर यहाँ पर ये अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस योजना के लाभार्थियों को एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया गया है। तो देखो एक स्कीम चली थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें ये बताया गया था इस स्कीम के तहत कि जो गैस सिलेंडर है उसमें सब्सिडी दी जाएगी जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं। और इस स्कीम का नाम क्या था, तो उज्ज्वला इस योजना का नाम था। और इस उज्ज्वला योजना के तहत ही रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। आइए नेक्स्ट बात करेंगे, 2030 तक भारत द्वारा अपने बुनियादी ढांचे पर कितना खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। तो 2030 तक जो भारत है अपने बुनियादी ढांचे पर, यानी कि जिसमें सड़कों का निर्माण हो, जो हमारे स्कूल हो, हमारे हॉस्पिटल्स हो वो अच्छे हो, पानी की सुविधा अच्छी हो, हमारे जो नाले हो वो सही तरीके से बहें, तो इन सब के लिए जो खर्च किया जाएगा वो 143 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च किया जाएगा, ये बात बोली गई है। विश्व का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है, तो बेंगलुरु का कैंपे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने हुडको में कितने प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी बेचेगी। तो देखो जो हुडको है, हुडको का फुल फॉर्म क्या है, तो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, तो इसमें केंद्र सरकार 7% की हिस्सेदारी है बेचेगी। ओके, आओ, नियामकीय उल्लंघनों के लिए आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर कितने जुर्माना लगाया गया है, कितने का जुर्माना लगाया गया है। तो जैसा कि किसने जुर्माना लगाया, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था स्टार्टिंग में अभी कि यूनियन बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जो हमारा आईसीआईसीआई बैंक है उस पर भी जुर्माना लगाया गया है लगभग 3 करोड़ का। ठीक है, और इसके बाद जो कोटक महिंद्रा बैंक है इस पर जो जुर्माना लगाया गया है वो लगभग 12 दशमलव कुछ का लगाया गया है, करोड़ रुपए का लगाया गया है। तो ये जो जुर्माना है वो आरबीआई के द्वारा लगाया जाता है अगर किसी भी नियम कानून का उल्लंघन किया जाता है तो। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा इंडिया स्किल्स 2023-24 कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो देखो इंडिया स्किल्स क्या है, तो एक तरीके से हमारे देश के जो युवा हैं उनके स्किल्स को उभारने के लिए
एक राष्ट्रीय मंच है। 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इसकी संख्या बढ़कर दुगुनी चार गुनी कर देनी है। कब तक? 2025 तक। भारत और श्रीलंका के मध्य शुरू हुई फेरी सेवा का क्या नाम है? तो इस सेवा का नाम याद रख लेना, चेरिया पानी इसका नाम है, जो तमिलनाडु को जोड़ेगा कहाँ से? तो श्रीलंका का जो जाफरा है वहां से जोड़ेगा। ओके, आइए। आईडीएफसी को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ विलय की मंजूरी किसने प्रदान की है? तो देखो, जब कभी भी किसी भी बैंक का मर्जर होता है तो उसके लिए आरबीआई की सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आईडीएफसी एक तरीके से फाइनेंशियल बैंक है और इसका मर्जर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, और इसके लिए मंजूरी दे दिया गया है प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। आरबीआई के साथ साथ जो हमारा प्रतिस्पर्धा आयोग है उसकी मंजूरी होनी भी बहुत जरूरी है। भारत ने किस वर्ष तक चांद पर कदम रखना प्रस्तावित किया है? तो देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गगनयान जो मिशन है भारत का, जिसका मोटिव ये है कि 2025 तक भारत अपना अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में उतार देगा इस मिशन के तहत। जब इसकी समीक्षा कर रहे थे, इसकी देखरेख कर रहे थे, तो उन्होंने दो बातें बोली। पहली बात इन्होंने बोली कि 2036 तक भारत को अपना एक स्पेस सेंटर बना लेना है और 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतार देना है। तो याद रखेंगे 2040। ओके। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की अपील किसने खारिज कर दी? तो देखो, 5 लोगों की पीठ बैठी थी इस मामले की जांच के लिए, इस मामले पर सुनवाई के लिए, और 3 जजों ने बिल्कुल खारिज कर दिया है समलैंगिक विवाह को वैध होने के लिए। ओके, तो नाम याद रख लेंगे। उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए जो अपील करी गई थी उसको खारिज कर दिया है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे। किन राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है? तो 2 राज्य हैं जहां पर राज्यपाल की नियुक्ति करी गई है। एक उड़ीसा है, दूसरा त्रिपुरा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, संयुक्त राष्ट्र की जो शाखाएं हैं उसके लिए भारत की तरफ से जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अंतरिम बागची। ओके। हुडुको का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो हुडुको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में बने हैं संजय कुलश्रेष्ठ। याद रख लेंगे इस बात को। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में शामिल किया गया है मिनेश शाह को। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ से जो दुग्ध का उत्पादन का प्रतिशत है वो 23% है पूरी दुनिया में। इस बात को याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात कर लेंगे। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये सिस्टम लॉन्च किया गया गाजियाबाद के शाहिबाबाद में, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। और ये 17 किलोमीटर की इसकी रेंज है जो गाजियाबाद से लेकर मेरठ को कवर करेगा, यानी कि दिल्ली से लेकर मेरठ आप जा सकते हैं सिर्फ 50 से लेकर 55 मिनट में। केंद्रीय कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी गई है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि केंद्रीय कर्मियों के लिए जो महंगाई भत्ता है वो हर 6 महीने पर बढ़ता है। यानी कि 6 महीने में क्या होता है कि इसकी जांच करी जाती है कि महंगाई कितना बढ़ा है और उसके बाद उस हिसाब से महंगाई बढ़ाई जाती है। सॉरी, ये जो डीए है वो बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए। तो महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा। जुलाई से ही जो महंगाई भत्ता है वो मिलेगा। और साथ में ही पिछली बार भी यानी जनवरी के महीने में बढ़ाया गया था 4%। ओके, याद रख लेंगे इस बात को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन फसलों को एमएसपी में वृद्धि की घोषणा करी है? तो देखो, जो हमारा एसपी होता है, एमएसपी होता है यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि जो किसान फसल उगाते हैं उसमें कुछ फसलों को सेलेक्ट किया जाता है और उन फसलों पर सरकार न्यूनतम मूल्य देती है। यानी कि अगर बाजार में बेचने पर किसान को घाटा हो रहा है तो वो सीधे एमएसपी के मूल्य पर बेच सकती है सरकार को, जहां से उसको फायदा हो जाएगा। तो जैसा कि रबी की फसलें हैं, रबी की फसलों के लिए सरकार ने ऐसा किया है। और इसमें से 6 फसलों के लिए ऐसा करा गया है, जिसमें मसूर की दाल है, गेहूं है, चना है, जौ है, इस कुसुम है, इस तरीके की फसलें आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके। देखो, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल वर्क इंडेक्स में भारत को 64 नंबर पे रखा गया है। 108 देशों के लिए ये जो रैंकिंग है ये जारी करी गई है, ये इंडेक्स जारी करा गया है। और पिछले साल भारत 49 नंबर पे था, यानी कि 15 नंबर की गिरावट हमें देखने को मिली है भारत की स्थिति में। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो देखो, सखारोव पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है
ईरान की सिर्फ 22 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया था। इनकी पुलिस कस्टडी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 22 साल के सिर्फ इनकी उम्र थी। इनका नाम है जीना महसा अमीनी। और जीना महसा अमीनी वो महिला थी जिन्होंने ईरान की महिलाओं के लिए आवाज उठाई, उनकी स्वतंत्रता, उनकी समानता के लिए बात करी है। आइए नेक्स्ट में बात करते हैं। यूके में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास का विजेता कौन रहा है? तो कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास के विजेता रहा है भारत। और 2021 में भी कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास का विजेता रहा है भारत, और गोल्ड मेडल भारत ने जीता। इस बात को याद रख लेंगे। ओके। केंद्र सरकार के द्वारा 8 उच्च न्यायालयों में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई है? तो 17 न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके। बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हमारा जो ICAI है उसे प्रदान किया गया है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए। प्यूमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भारत के तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी, और इनको प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस बात को याद रख लेना। कतर मास्टर्स में किस खिलाड़ी ने विजय हासिल करी है? तो देखो कतर मास्टर्स में जो ये खिलाड़ी हैं इन्होंने विजय हासिल करी है। इनका नाम है कार्तिकेयन मुरली। कार्तिकेयन मुरली ने मैग्नस कार्लसन को हराकर, जो विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं, उनको हराकर ये जो खिताब है ये जीता है। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट विजय है। और शतरंज के जितने भी इवेंट हो रहे हैं आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्तिकेयन मुरली को बहुत बहुत बधाइयां भी दी हैं इस जीत के बाद। असम के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए असम के दूसरे सबसे बड़े फ्लाईओवर का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो असम का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है जिसका नाम है श्रद्धांजलि। इसका उद्घाटन किया गया है असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। ओके। प्रदेश के टाइगर रिजर्वों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किसने किया है? तो देखो अरुणाचल प्रदेश में जो बाघ सुरक्षा बल का गठन किया गया है, किस लिए किया गया है? ताकि जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी सुरक्षा सही तरीके से करी जाए। तो इस बात को याद रख लेना। टाटा मोटर्स द्वारा फ्रेट टाइगर में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी जाएगी? तो हमारे सामने सबसे पहले ये आता है कि फ्रेट टाइगर क्या है, इसका किस तरीके का काम है। तो ये एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड का मतलब ये है कि आपको माल की ढुलाई करनी है, कर्मचारी काम करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, किस सामान की जो ढुलाई है कहाँ पर करी जाएगी, कौन से जहाज होंगे, ये सारी जानकारी आपको फ्रेट टाइगर पर मिलेगा। तो टाटा मोटर्स ने फ्रेट टाइगर में 27% की हिस्सेदारी खरीदी है। इस बात को याद रखेंगे। HP ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है? तो HP मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में बात हो रही। तो भारत के लिए जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त की गई हैं इनका नाम है इप्सिता दासगुप्ता। इप्सिता दासगुप्ता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और श्रीलंका के ऊपर भी बात करेंगे, यानी उस क्षेत्र के लिए भी काम करेंगे। ओके। 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा करी जाएगी? तो देखो जो ई प्रिक्स है इसके दूसरे संस्करण की मेजबानी करी जाएगी किसके द्वारा? तो ये हमारा राज्य है हैदराबाद। ओके। रिजर्व बैंक ने किस पूर्वोत्तर राज्य में अपना उप कार्यालय बनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व बैंक के द्वारा कार्यालय बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ईटानगर, तो ईटानगर में आप कार्यालय देख सकते हैं रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक ने कोटक बैंक को किसके अधिग्रहण हेतु मंजूरी दी है? तो कोटक बैंक खरीद रहा है सोनाटा फाइनेंस को, और इसके लिए मंजूरी दे दी गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है उसका नाम क्या है? तो यानी कि जो ये सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है इसका नाम रखा गया है नमो भारत। क्या रखा गया है? नमो भारत, जिसके बारे में हमने बात कर रहा है। साहिबाबाद से लेकर मेरठ तक ये चलने वाला है, 17 किलोमीटर की रेंज कवर करेगा। ओके। और नेक्स्ट बात करते हैं अंतर बैंक ऋण के लिए ई रूपी का परीक्षण करने के लिए किसके द्वारा पायलट रन शुरू किया जाएगा? तो देखो ई रूपी का मतलब है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो रुपए का लेन देन करते हैं उसके परीक्षण के लिए जो पायलट रन शुरू किया गया है वो RBI के द्वारा शुरू किया गया है। दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित पंडित अजय चक्रवर्ती किससे संबंधित हैं? तो देखो दुर्गा भारत सम्मान ये दिया जा रहा है
किसको? अजय चक्रवर्ती को दिया गया है। और ये किस फील्ड से संबंधित है? तो ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे। दुर्गा भारत सम्मान 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में, समुद्री समुद्री किसी किसी समुद्री अन्वेषण के क्षेत्र में, या फिर साहित्य के क्षेत्र में। ओके, संगीत के क्षेत्र में। देखो, गगनयान टेस्ट व्हीकल D1 टीवी D1 को किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है, जो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है। इस बात, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से ही इसकी लॉन्चिंग करी गई है, जो श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश की। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि लॉन्चिंग अधिकतर यहीं से की जाती है भारत में। UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये गुजरात के धोर्डो को सम्मानित किया गया है, इस बात को याद रख लेंगे। अब तटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? तो देखो, विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला जापान बन गया है, पहला देश। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।